एक लड़का ट्रेन में सफर कर रहा था। तभी अचानक से उस ट्रेन में एक भीख मांगने वाली लड़की आती है और वह उससे भीख मांगने लगती है। यहाँ पर जो लड़का होता है वह अपने पास से 10 रुपये निकालता है और उस लड़की को दे देता है। उसकी थोड़ी देर बाद उस लड़के का स्टेशन आने वाला था, लेकिन तभी उस लड़की को कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है वह उस लड़की को उन लड़कों से बचाने के लिए कुछ ऐसा करता है कि उसके बाद वह लड़की उसके पीछे पीछे उतर जाती है और उतरते ही उसके सामने हाथ जोड़कर उसका बहुत बहुत धन्यवाद करने लगती है। कहती है कि आप नहीं होते तो आज मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता था। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि वह लड़का उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाता है और उससे शादी कर बैठता है। क्या हुआ था ऐसा और किस वजह से वह लड़का भीख मांगने वाली लड़की को अपने साथ ले गया और उससे शादी कर ली, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के बक्सर जिले के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है प्रदीप। प्रदीप जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करता है और ठीक ठाक व्यक्ति है, यानी कि वो लोगों की मदद करने पर विश्वास किया करता है और सभी के साथ हंस बतियाया करता है। प्रदीप जो कि अक्सर ट्रेन से इधर उधर सफर किया करता है क्योंकि उसे ट्रेन से यात्रा करना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से वह किसी काम से बाहर से आ रहा था और अपने घर के लिए जा रहा था। तो इस बार भी वह ट्रेन में बैठा हुआ था और ट्रेन में बैठा बैठा जब उसका घर आने में लगभग आधा घंटा होता है तो उससे पहले अचानक से उसी ट्रेन के जनरल डिब्बे में जहां पर वह सफर कर रहा था तो वहीं पर एक भीख मांगने वाली लड़की आती है, जो कि काफी ज्यादा जवान थी और ज्यादा खूबसूरत तो नहीं लेकिन ठीक ठाक ही थी। वह भीख मांगते मांगते उसके पास तक भी आती है और उसके सामने हाथ फैला देती है। अब यहाँ पर जैसे प्रदीप उस लड़की को देखता है तो एकदम से बहुत कुछ विचार उसके मन में आने लगते हैं, क्योंकि वह दया भावना रखा करता है और इस लड़की को देखकर उसे दया आने लगती है। लेकिन फिर वह अपनी जेब से 10 रुपये निकालता है और उस लड़की के हाथ पर रख देता है। लड़की यहां से अगले वाले कंपार्टमेंट में चली जाती है, लेकिन जैसे इससे अगले कंपार्टमेंट में वो लड़की जाती है तो रात का समय था और वहां पर 4 जवान लड़के बैठे हुए थे और देखने से लग रहा था कि शायद उन लोगों ने थोड़ी बहुत शराब पी रखी है। वो लोग जैसे उस लड़की को देखते हैं तो देखने के बाद उस पर अश्लील टिप्पणी करने लगते हैं और उसे बुरी तरह से परेशान करने लगते हैं। लड़की भीख मांगने के लिए उनके बीच में घुस तो जाती है, लेकिन वो लोग उसे बाहर नहीं निकलने देते हैं। कहते कि बैठो तो सही, हम तुम्हें पैसा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अब यहाँ पर जो प्रदीप होता है वह पिछले वाले कंपार्टमेंट के ऊपर वाली सीट पर बैठा हुआ था और सामने की जो जाली होती है उस जाली के अंदर से वो नीचे कंपार्टमेंट में जो हो रहा था थोड़ा थोड़ा उसे दिखाई देता है। अब इस लड़की को देखने के बाद वो उसके बारे में सोचने लगता है कि बेचारी जवान है और इसको भीख मांगनी पड़ रही है, कोई ना कोई तो इसकी मजबूरी रही होगी। अब देखो कैसे इस तरह से लड़कों से घिर गई है। लड़की के चेहरे को देखकर उसे उस पर बहुत ज्यादा तरस आने लगता है और फिर वह सोचता है कि लड़कों से इसे कैसे न कैसे बचाना होगा, क्योंकि ये लड़के इसके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। उसी तरह से वो उसके साथ व्यवहार कर रहे थे और यह बात सोचकर वह काफी ज्यादा सोच विचार इस बारे में करता है, क्योंकि रात का समय था, लगभग 7:30 बज चुके थे और यहां पर ट्रेन के जनरल डिब्बे में ज्यादा भीड़ नहीं थी, केवल सीटों पर ही कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे और उस कंपार्टमेंट में तो केवल वही बच्चे बैठे हुए थे जो कि उस लड़की को परेशान कर रहे थे। अब इस बात को देखकर यहां पर जो प्रदीप होता है वह सोचने लगता है कि अगर डायरेक्ट जाकर मैं इनसे कुछ कहता हूं तो यहां पर ये कई जन हैं और ये मेरे साथ हाथापाई भी कर सकते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे लड़की आराम से बच जाए और उसके बाद ये पूरी तरह से सेफ हो जाए। ये ट्रेन न जाने कितनी आगे जाएगी और थोड़ी देर में मेरा स्टेशन आने वाला है, तो उसके साथ इस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसे बचाना तो होगा ही। ऐसा सोचकर जो प्रदीप होता है वो एक दिमाग में आइडिया लाता है और उस आइडिया पर काम करने की सोचता है। वह पहले तो ऊपर से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद एकदम से अगले कंपार्टमेंट में जाकर उस लड़की के पास बैठ जाता है और कहता है कि अंजलि, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब इस बात को सुनकर जो लड़की, जिसका नाम मनीषा था, वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और यहाँ पर प्रदीप की तरफ देखने लगती है। लेकिन तभी जो प्रदीप होता है एकदम से उसके कान में कहने लगता है कि चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, अगर तुम्हें बचना है तो। अब तक यहाँ पर जो मनीषा होती है उसे भी यह बात महसूस हो गई थी कि ये लोग उसके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं और इसी वजह से वह एकदम से हंसते हुए कहती है कि कुछ नहीं, ये साहब लोग भीख दे रहे हैं तो इनकी भीख को ले रही हूं। तो यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, जल्दी से भीख ले लो, अब हमारा स्टेशन आने वाला है। इस बात को सुनकर जहां पर जो वे लड़के होते हैं वो समझ जाते हैं कि शायद इसका जानने वाला है और इसी वजह से वो लोग एकदम से हैरान से हो जाते हैं और अपने पास से जो कुछ भी उन्हें देना था उसे उस लड़की को दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो मनीषा होती है वह प्रदीप के पीछे पीछे चलने लगती है। डरी सहमी सी, घबराई हुई सी, वह प्रदीप के पीछे चलकर वहां से बाहर निकल जाती है और दरवाजे के पास आकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रदीप और मनीषा को दोनों को डर है कि कहीं ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए। तभी यहाँ पर
पर जो प्रदीप होता है वह कहने लगता है कि देखो यहाँ पर थोड़ी देर में मेरा स्टेशन आने वाला है, तो तुम ऐसा करना, मेरे साथ उतर जाना और उसके बाद कहीं और से ट्रेन पकड़कर अपने घर चले जाना, क्योंकि इस ट्रेन में सफर करना तुम्हारे लिए शायद सेफ नहीं है, क्योंकि इन लोगों के निगाहों में तुम आ गई हो। इस बात को सुनकर जो मनीषा होती है वो हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद जैसे ही रेलवे स्टेशन आता है तो उसके बाद जो मनीषा होती है वह प्रदीप के साथ ही उस ट्रेन से उतर जाती है। हालांकि ट्रेन अभी काफी आगे जाने वाली थी और मनीषा को भी काफी आगे जाना था, लेकिन डर की वजह से वो उतर गई थी, क्योंकि रात का समय था और अगर इस डिब्बे में वो इसी तरह से इधर उधर घूमती रही तो हो सकता है उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा कर दे। तो इसी वजह से जो मनीषा होती है वहां पर उतर जाती है और उतरते ही एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए उसका धन्यवाद करने लगती है प्रदीप का। अब प्रदीप जब ये देखता है कि यह लड़की उसका धन्यवाद कर रही है और इतनी बुरी तरह से रो रही है, तो वह सोचने लगता है कि ये तो इतनी सी बात के लिए तो इतनी बुरी तरह से नहीं रोएगी, आखिर इस तरह से क्यों रो रही है, इससे पूछता हूं। वो कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या परेशानी हो गई, और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी मदद थी जो मैंने कर दी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तभी जो मनीषा है वो कहती है कि आपके लिए तो छोटी सी मदद है, लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी बचा ली, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, एक सौतेली माँ है, और अगर उसको कुछ ऐसा वैसा मेरे बारे में पता चल जाता तो उसके बाद मेरा जीवन पूरी तरह से तबाह हो जाता, क्योंकि माँ तो चाहती है कि किसी भी तरह से मैं बदनाम हो जाऊं और उसके बाद अपने आप ही मेरी शादी ना हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर प्रदीप को बड़ी हैरानी होती है और सोचने लगता है कि ये भला ऐसे क्यों कह रही है। इसके बाद थोड़ी देर तक प्रदीप सोचता है और उसे चुप कराता है, कहता है कि सबसे पहले तो चुप हो जाओ और मुझे ये बताओ कि आखिर बात क्या है, क्यों तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी माँ है, भले ही सौतेली सही, लेकिन फिर भी तुम्हें भीख क्यों मांगनी पड़ती है। इस बात को सुनकर मनीषा चुप तो हो जाती है और उसके बाद प्रदीप को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगती है। कहती है कि दरअसल बात ऐसी है, जब मेरा जन्म हुआ था तो उसी समय मेरी माँ मुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी और उसके बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि जब मैं बड़ी हुई मुझे नहीं पता था कि ये मेरी असली माँ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है और समय के साथ साथ मैं जवान होने लगती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये मेरी असली माँ नहीं है, ये तो मेरी सौतेली माँ है। अब सौतेली माँ को 2 बच्चे और हो गए थे और उसके बाद वह अपने बच्चों में और मुझ में काफी ज्यादा भेदभाव करने लगती है। इसके बाद जो मेरे पिता होते हैं वह धीरे धीरे बीमार होकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और अब तक मैं पूरी तरह से जवान भी होने लगी थी। अब जब मैं जवान हो जाती हूँ और उसके बाद पिता दुनिया को छोड़कर चले गए थे तो सौतेली माँ मुझे परेशान करने लगती है, घर का सारा काम मुझसे करवाया करती है, और जब मैं परेशान ज्यादा हो जाती हूँ और कहने लगती हूँ कि मेरी शादी करवा दो इससे अच्छा, तो वो कहने लगती है कि कहाँ से करवा दूँ शादी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो खुद ही पैसे कमा लो, उन पैसों से बेशक से शादी कर लेना, मैं अपने पास से 1 भी रुपया नहीं लगाने वाली। अब इस बात को सुनकर जो मनीषा है वह बहुत ज्यादा सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्योंकि उनके घर के पास एक रेलवे स्टेशन था और रेलवे स्टेशन पर कुछ गांव के लोग भी भीख मांगा करते थे। तो वह सोचने लगती है कि क्यों ना मैं भी भीख मांगूं और भीख मांगकर काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लूंगी और उन पैसों से अपनी शादी खुद से ही कर लूंगी। ऐसा सोचकर जो मनीषा होती है वह सुबह सुबह घर से निकला करती है और रात तक भीख मांगा करती है ताकि वह जल्द से अपने शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। इसी तरह से वो भीख मांगा करती है और भीख मांगते मांगते वह काफी दूर तक निकल जाती है। आज जिस ट्रेन के अंदर वो चढ़ी थी वो काफी दूर जाकर रुकी थी और उसके बाद वह उससे वापस ही लौट रही थी। यहाँ पर जो मनीषा है वह प्रदीप को बताती है कि यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर मेरा घर है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद यहाँ पर जो प्रदीप होता है वह भी पूरी तरह से भावुक हो जाता है, क्योंकि मनीषा की कहानी कुछ इस तरह की थी कि वह बेचारी अनाथ होने के बावजूद भी उसे भीख मांगनी पड़ रही है, वो भी अपनी शादी के लिए। यहाँ पर जो मनीषा होती है प्रदीप उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद एकदम से अपनी आंखें भर लाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि तू ये क्या कर रहा है, ऐसा मत कर। वह एकदम से अपने आंखों के आंसू पहुंचता है और उस पर तरस खाते हुए कहने लगता है कि अब जब तुम्हारा घर यहाँ से 4 दूर है तो अब तुम कैसे कैसे वहां पर जाओगी, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से इस स्टेशन पर इस टाइम के बाद उस तरफ जाने वाली कोई ट्रेन नहीं आया करती है। अब इस बात को सुनकर जो मनीषा है वो कहती है कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा, माँ डांटेंगी तो सही, थोड़ी सी डांट खा लूंगी, लेकिन आज मैं यहीं पर रुक जाऊंगी। क्योंकि यहाँ पर जो उसकी माँ होती है जब भी वह कभी थोड़ी सी लेट हो जाया करती थी तो उसके बाद उसे बुरी तरह से धमकाया करती थी, लेकिन आज तो वो यहाँ पर रुकने वाली थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो प्रदीप होता है वह उसको देखता है और स्टेशन की खामोशी को देखता है, कहता है कि यहाँ पर तो रुक जाओगी, लेकिन यहाँ पर भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर क्या करोगे। तो यहाँ पर जो मनीषा होती है वो कहती है कि देखा जाएगा जो होगा, आपने मुझे बताया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर मनीषा एक तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी जो प्रदीप होता है उसकी चिंता करते हुए एकदम से कहने लगता है कि रुको जरा,
तो इसके बाद जो मनीषा जा रही थी वो एकदम से रुक जाती है और उसके बाद प्रदीप 2 कदम रखकर उसके पास आता है और कहता है कि देखो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा घर भी है, जहाँ मेरे घर के अंदर मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन रहा करती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, सुबह तक तुम वहीं पर रहना और सुबह वहां से वापस लौटाना। ऐसा कहकर वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है। तो जो मनीषा होती है उसे भी ये जगह ठीक नहीं लग रही थी और वह अपनी सेफ्टी के लिए उसके साथ चलना प्रेफर करती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल देती हूँ। यहाँ पर जो प्रदीप होता है वह उसे लेकर अपने घर पहुंच जाता है और जैसे वो घर जाता है तो उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन उस लड़की को उसके साथ देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा कौन है ये और तू इसे अपने साथ क्यों लेकर आया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रदीप होता है अपनी माँ को पूरी कहानी बताता है और यहाँ पर मनीषा के बारे में भी बताता है कि वो इस तरह से यहाँ से 40 किलोमीटर दूर की है और मजबूरी में वो भीख मांगा करती है। तो इसके बाद माता पिता भी इसकी कहानी सुनकर पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो इसे तू अपने साथ ले आया, क्योंकि स्टेशन पर तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके बाद वो लोग अच्छे से उसे घर के अंदर ले जाते हैं और यहाँ पर जो मनीषा होती है वो उसकी छोटी बहन के कमरे में उसके साथ आराम करने लगती है। पूरी रात भर मनीषा और जो लड़की उसकी छोटी बहन होती है प्रदीप की, वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं और यहाँ पर मनीषा उससे खुलकर बातचीत करती है। धीरे धीरे दूसरे दिन की सुबह होती है और सुबह सुबह जब मनीषा कहती है कि ठीक है अंकल आंटी अब मैं चलती हूँ, तो तभी यहाँ पर जो प्रदीप की माँ होती है वो कहती है कि रुको बेटी, ऐसे नहीं जाने देंगे, आखिर तुम हमारी मेहमान हो एक रात की और उसके बाद जब तुम जा रही हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ भेंट देना तो बनता है। अब इस बात को सुनकर मनीषा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि माँ जी आप क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि रुको जरा, मैं अभी मार्केट जाती हूँ, थोड़ी देर में वापस लौटती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो प्रदीप की माँ होती है वह मार्केट में जाती है और मार्केट से एक जोड़ी कपड़े लेकर आती है मनीषा के लिए और आकर उन्हें देने लगती है। कहती है कि बेटी जब भी कोई घर पर आया करता है तो हमारे यहाँ पर उसे भेंट दी जाया करती है, तो तुम्हें मैं खाली हाथ कैसे भेज सकती थी। इस बात को सुनकर यहाँ पर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये शायद जिंदगी का पहला कपड़ा था उसे जो नया कपड़ा मिला था, वरना ज्यादातर वो पुराने कपड़े पहना करती थी। उसकी सौतेली माँ दूसरों के घरों में काम करके कुछ कपड़े ले आया करती पुराने और उन्हीं को पहनकर वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अब इस बात को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है और तभी यहाँ पर जो प्रदीप की माँ होती है वो कहती है कि क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। और इधर यहाँ पर जो प्रदीप की बहन होती है वह भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि चुप हो जाओ ना, इस तरह से मत रो। इसके बाद मनीषा आंखों के आंसू पोंछते हुए कहने लगती है कि कुछ नहीं आंटी, वो दरअसल आप लोगों के अपनेपन को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ है, इसी वजह से आंखों में आंसू आ गए। ऐसा कहकर मनीषा चलने लगती है, लेकिन तभी जो प्रदीप की छोटी बहन होती है वो एकदम से कहने लगती है कि माँ हम क्या इसे एक दिन और नहीं रख सकते, 1-2 दिन और रख लो, क्योंकि मुझे इसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा है और ये मेरी दोस्त बन चुकी है। इस बात को सुनकर माँ अपने पति की तरफ देखती है और पति भी हाँ में सर हिलाता है। यहाँ पर जब हाँ में सर हिलाता है तो वह कहती है कि बेटी क्या तुम 1-2 दिन और नहीं रुक सकती यहाँ पर, अगर रुकना चाहो तो बेशक से रुक सकती हो। अब जो मनीषा होती है वह सोचने लगती है कि घर पर जाकर तो जब भी डांट खानी है तो क्यों ना 1-2 दिन और यहाँ पर रख लूँ, क्योंकि ऐसा परिवार मुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो वह इस बात के लिए हामी भर देती है और उसी घर के अंदर ठहरने लगती है। 2 से 3 दिन तक लगातार वो उस घर के अंदर रहती है और यहाँ पर अच्छी तरह से घर के काम धंधे को भी किया करती है और बहुत ही अच्छी तरह से घर के अंदर रह रही थी। अब ये बात देखकर यहाँ पर जो प्रदीप के पिता होते हैं वह मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगते हैं और सोचते कि क्यों ना अपने बेटे प्रदीप की शादी इस लड़की से ही करा दें, तो ये घर की बहू बन जाएगी, क्योंकि उसका रहने का तरीका बहुत अच्छा था और वह आदर सम्मान से प्रदीप के माता पिता से बात कर रही थी। इस बात को देखकर यहाँ पर जो वह पिता होते हैं वह अपने पत्नी से इस बारे में बात करते हैं, यानी कि प्रदीप की माँ से। और प्रदीप की माँ जब इस बात को सुनती है तो उसे भी इस बात से कोई भी आशंका नहीं होती, लेकिन वो कहने लगती है कि अब ये बात जब गांव वालों को पता चलेगी कि भीख मांगने वाली लड़की से शादी की है तो गांव में परेशानी हो सकती है, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो प्रदीप का पिता होता है वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल का समय तूने देखा है कि जो लड़कियां शादी करके आया करती हैं वो किस किस तरह से कर दिया करती हैं, पूरे परिवार को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। यहाँ पर इस बात को सुनकर जो प्रदीप की माँ होती है वो कहती है कि हाँ बात तो तुम ठीक कर रहे हो, शायद इससे अच्छी लड़की हमें अपने लड़के के लिए नहीं मिल सकती, लेकिन उससे पहले एक बार प्रदीप से बात करना तो जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वह दोनों एक साथ प्रदीप के पास जाते हैं और वहां पर जाकर उससे कहने लगते हैं कि बेटा हमने ना इस लड़की के बारे में कुछ सोचा है, अगर तुम कहो तो हम उस बात को तुम्हें बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेटा कहता है कि हाँ पिताजी बताओ क्या बात है। तो यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं कि दरअसल हम ये चाहते हैं कि तुम इस लड़की से शादी कर लो और यही हमारे घर की बहू बने, क्योंकि ये बेचारी वैसे भी परेशान है और तुम्हारी शादी हमें जब भी करनी है तो इससे अच्छी लड़की शायद हमें नहीं मिल सकती। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो प्रदीप
वो अब तक काफ़ी बातें मनीषा के बारे में सोच चुका था। उसकी मासूमियत को देखकर, उसकी हालत को देखकर उसे उस पर तरस आ रहा था और वह भी यही चाहता था कि वह उससे कैसे भी करके शादी कर ले तो कम से कम उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी और उसे भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। तो इस वजह से वह कहता है कि माँ, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन आप लोगों से कहने में कतरा रहा था क्योंकि वह लड़की भीख मांगा करती है। अब जब आप लोग इस बात को कह रहे हो तो मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। इस बात को सुनकर माता पिता भी खुश हो जाते हैं। इधर जो प्रदीप होता है वह भी खुश हो जाता है, लेकिन तभी प्रदीप कहता है कि एक बार मनीषा से पूछ लो, उसके बाद ही इस बात का फैसला करना। तो यहाँ पर जो प्रदीप की माँ होती है वो मनीषा के पास जाती है और कहने लगती है कि बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहोगी। अब ये बात तो मनीषा के लिए एकदम जैकपॉट की तरह थी और वह झट से इस बात के लिए हामी भर लेती है। कहती है कि आंटी, अगर आप लोग मुझे अपने घर की बहू स्वीकार कर सकते हो तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो माँ होती है प्रदीप की, वो कहने लगती है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस हामी भरो और उसके बाद अपनी माँ को बुलाकर शादी की बात कर लो। उसके बाद जो मनीषा वह हामी भर लेती है, कहती है कि कोई बात नहीं, माँ को बुलाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो अब तक मुझे ढूंढने के लिए आ गई होती और कुछ ना कुछ तो मेरे बारे में सर्च किया होगा, लेकिन वो लोग मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करते। इसके बाद यहाँ पर जो मनीषा होती है वह उस घर की दुल्हन बन जाती है। गांव वालों को इकट्ठा करके यहाँ पर प्रदीप और मनीषा की शादी कर दी जाती है और शादी होने के बाद मनीषा उसी घर के अंदर बहू की तरह रहने लगती है। अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा है और मनीषा अच्छी तरह से उसके साथ रहा करती है। ये बातें जब मनीषा की सौतेली माँ को पता चलती हैं तो वो ना तो इस बात का दुख जाहिर करती है और ना ही इस बात की खुशी जाहिर करती है और कहती है कि अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वह भी अपने घर को बसा रही है और मैं अपने बच्चों को आराम से पाल लूंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की जो कि ट्रेन में भीख मांग रही थी, उसकी जिंदगी इस तरह से बदल जाती है कि उसने सोचा भी नहीं था। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।